गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे और इसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम इसमें एक्ट करते हैं और एक खाना कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये सब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट स्लाइड। देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम हमें दिए हुए हैं, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें सारे ही ऑर्गन एसोसिएट उससे नहीं होते। कुछ ही ऑर्गन हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दीज आर द ऑर्गन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन। ओके, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे लीवर, पेनक्रियाज। ओके, नाउ कम टू द हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, उसे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशंस होती हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। पहले भी हमने आपको बताया है पिछली प्रेजेंटेशन में। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation, then finally egestion. It is the type. These are the steps taking place in holozoic type of nutrition. Holozoic mode of nutrition में जो organisms हैं वो सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अब इसमें देखिए, न्यूट्रिशन में बहुत सारे आपके ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, या ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो हम आपको बता चुके हैं। कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। अब वो ग्लैंड्स और ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे फूड बॉडी में जाता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू सेकेंड स्लाइड। दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो सर ह्यूमन डाइजेस्टिव, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है, इट इज सबसे पहले माउथ में क्या होता है, इंजेशन। इट इज इंजेशन। यहाँ पे क्या होता है, इंजेशन। ओके, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है हम फूड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं या फूड का इंटेक कर रहे हैं। दिस इंटेक वी आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माउथ ओनली। ओके, मुंह में हमने अपने मुंह में खाने को डाला, और खाने में मुंह का सबसे पहले डाइजेशन आपको पता होना चाहिए स्टार्ट हो जाता है। तो खाने का डाइजेशन मुंह में जो स्टार्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। हमारे मुंह में कुछ ग्लैंड्स हैं जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दिस एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये खाने के अंदर जो स्टार्च होता है उस पर एक्शन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए तो खाने का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज़ फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन इज माउथ। इट इज माउथ। ओके, इट इज माउथ। नाउ कम टू नेक्स्ट लेवल। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, देखिए आप, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो ईसोफेगस के ज़रिए बॉडी में नीचे की तरफ आता है। ईसोफेगस के ज़रिए बॉडी में नीचे की तरफ आता है और स्लाइटली धीरे धीरे वो खाना स्टमक तक पहुंचता है। लेकिन देखिए, स्टमक तक खाना पहुंचने के लिए जो वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस हैं, वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस हैं, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट को वो फॉलो करती हैं, जिस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है, दिस रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप के रिदमिक कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से खाना धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक जाता है। दिस मूवमेंट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो उसके बाद जब वो खाना ईसोफेगस से निकल करके चला जाता है तो ये खाना पहुंचता है स्टमक में। कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। स्टमक
के अंदर खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। ये जो स्टमक है यहाँ पर, स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। और इस 3 से 4 घंटे के दौरान स्टमक की जो वॉल होती हैं, सबसे पहले जो खाना आता है, फूड आता है, उसका फिजिकली ब्रेक डाउन करती हैं। अंडरस्टैंड? फिजिकल ब्रेक डाउन, स्टमक की वॉल जो होती हैं, दीज वॉल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो खाने को फिजिकली तोड़ देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं और उसको सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। समझ में आया? उसके बाद देखिए, स्टमक की जो वॉल होती हैं, दीज वॉल कंटेन सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जब भी आपके लिए ये वर्ड आ जाए गैस्ट्रिक, तो आप समझिए दिस वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक ओनली। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की वॉल के ऊपर होते हैं, दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। देखिए, गैस्ट्रिक जूसेस, दीज गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन थ्री things. One is HCl, hydrochloric acid, one is pepsin, one is mucus. Three things it produces, it secreted. तीन चीज़ें ये सिक्रीट करता है, HCl एंड पेप्सिन एंड म्यूकस। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए, पेप्सिन जो है वो जो ईसोफेगस से आने वाला खाना है जो स्टमक में आता है, उसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है उसके ऊपर एक्ट करता है और उसका डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन देखिए, पेप्सिन को एक्ट करना है, इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन पेप्सिन क्या रखता है? पेप्सिन तभी एक्ट करेगा इफ़ द मीडियम ऑफ द फूड इज एसिडिक। तो HCl का काम है, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द फूड सो दैट द पेप्सिन कैन एक्ट ऑन इट। ओके, अंडरस्टैंड? देखिए, पेप्सिन की एक शर्त है, अगर खाना एसिडिक होगा मैं तभी एक्ट करूँगा। तो पेप्सिन एक्ट करेगा एसिडिक खाने पे, और खाने को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग। HCl का एक और काम भी है। HCl जब हम खाना खाते हैं, मुंह के अंदर खाना डालते हैं, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो HCl का अगला काम है, इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया विच आर कमिंग इन साइड द माउथ थ्रू फूड। वो हमारी माउथ के अंदर फूड के थ्रू आ जाते हैं, उनको ये किल करता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, म्यूकस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस? इनके जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए और बाद में इनको लिखिएगा भी आप लोग। म्यूकस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस? देखिए, म्यूकस का क्या रोल है? दो स्टमक है, इट कैरीज, ऑल नोज इट कैरीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन जो आपको पता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण वो स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचाता है। तो स्टमक की वॉल को नुकसान से कौन बचाता है? म्यूकस। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl। ओके, HCl के कोरोसिव इफेक्ट को म्यूकस बचाता है। ठीक है, नाउ जब ये खाना यहाँ पर देखिए, हमने पहले पढ़ा इस आपका सबसे पहले बक्कल केविटी, इसको हम माउथ भी कहते हैं, उसके अंदर डाइजेशन किसका हुआ? स्टार्च का। अब हम स्टमक की बात करें, स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ? विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, प्रोटीन का। अब वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड आगे की तरफ बढ़ा और कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले आप एक देख रहे हैं इस जगह पर, यहाँ जहाँ पर ये दो डक्ट आकर के मिल रही हैं। अब देखिए, इस डक्ट का क्या काम है? ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये कुछ लीवर और पेनक्रियास, देखिए ये लीवर है आपका, ये लीवर है और ये पेनक्रियास है। लीवर और पेनक्रियास से कुछ जूसेस लेता है और उनको फूड के अंदर मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो देखिए, लीवर की पहले हम बात करते हैं। लीवर क्या करता है? लीवर सिक्रीट बाइल, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, जिसका देखने में कलर येलोइश ग्रीन होता है, ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन दिखता है, येलोइश उसके ऊपर शेड सा होता है। एंड ये जो लीवर बाइल सिक्रीट करता है, उस बाइल को ये आप एक छोटा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर इसको ये क्या करता है? स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के बाद जो बचा हुआ
है, बाइल है, ये कहाँ डालता है? फूड के अंदर डालता है, फूड में चला जाता है और बाकी गॉल ब्लैडर इसको स्टोर कर लेता है। बेसिकली जो लीवर के अंदर जो बाइल है, लीवर जो बाइल सिक्रीट कर रहा है, इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। ये कैसा नेचर का होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन को बेसिक भी कहते हैं, बेसिक नेचर का होता है या अल्कलाइन नेचर का होता है, एक ही बात है। इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट भी कंटेन होते हैं, इसके अंदर सॉल्ट होते हैं और ये बेसिक नेचर का होता है। अब इसका फंक्शन क्या है इस बाइल का? सबसे पहले इसका फंक्शन है पेनक्रियास। जो हमने बताया, पेनक्रियास से भी कुछ एंजाइम्स आते हैं। पेनक्रियास के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। यहाँ पेनक्रियास से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो भी एक शर्त रखता है अपनी भैया। वो कहता है कि मैं तभी एक्ट करूँगा जब मुझे खाना जो मिलेगा, वो फूड जो मिलेगा वो बेसिक होगा। लेकिन जो हमारा स्टमक से खाना आ रहा था वो तो एसिडिक था। तो ये जो बाइल है, बाइल खाने में मिक्स करके होके उसको फूड को बेसिक बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, क्योंकि उस अल्कलाइन फूड के ऊपर ही पेनक्रियाटिक एमाइलेज वर्क कर सकता है, काम कर सकता है और डाइजेशन कर सकता है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अगर ये फूड को बेसिक नहीं बनाएगा तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम नहीं कर पाएगा। ओके, और उसके बाद पेनक्रियाज एक और एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। देखिए ऊपर आया था पेप्सिन, यहाँ है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। और उसके बाद एक अलग दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। वो भी आपका पेनक्रियाज से ही सिक्रीट होता है। वो लाइपेज क्या करता है, जो फैट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको इमल्सिफाइड करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। और वो फैट के छोटे छोटे टुकड़े कहाँ से, जो बड़े बड़े खाने के साथ फैट के टुकड़े आ जाते हैं जो स्टमक से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उनके ऊपर बाइल सॉल्ट एक्ट करता है। कौन सा? बाइल के अंदर जो सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट एक्ट करके उन बड़े बड़े टुकड़े, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और उन स्मॉल ग्लोब्यूल्स के ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और उनका डाइजेशन करता है। यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड सारी बातें हो जाती हैं। और इस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हम कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। अब उसके बाद जब खाना ये सब मिक्सिंग होने के बाद पेनक्रियास से आए हुए जूसेस और उसके बाद लीवर से आए हुए जूसेस की मिक्सिंग होने के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो बहुत सारे जूसेस सिक्रीट करती है। और इन जूसेस के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है, कॉइल्ड तरीके की बनी हुई है, ये बहुत ही छोटी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट 6.5 मीटर लॉन्ग। ये बहुत बड़ी होती है, एक 2 मंजिला इमारत के बराबर लंबी होती है, 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो थिकनेस, मोटाई होती है वो कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं। ओके, तो फूड का जो कंप्लीटली डाइजेशन है वहाँ यहाँ पर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड में। और जो फैट है वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये अल्टीमेट जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हमने बात करी, दीज आर द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो ईजिली बॉडी में एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन की बात ख़त्म हो जाती है। अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो छोटे छोटे स्मॉल पीसीस में, मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन की मेन साइट जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर विलाई नाम की प्रोजेक्शंस होती हैं जिनकी देखने में शक्ल फिंगर लाइक होती है। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? वो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होती है फूड की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनको एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, और एब्जॉर्व करने के बाद क्या करती हैं? वो उसको ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती हैं।
ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है अभी, एब्जॉर्व कर लेती हैं और पहले एब्जॉर्व कर लेती हैं, उसके बाद देखिए और ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनको ब्लड के थ्रू लेके जाती हैं और जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर एसिमिलेट हो जाती हैं। तो दिस इज एसिमिलेशन। अभी एसिमिलेशन का स्टेप आ गया और जा करके एसिमिलेट हो जाती हैं बॉडी के सेल के अंदर, वो जाके एसिमिलेट हो गया। जब भी बॉडी के अंदर जो सेल है, जिस भी ऑर्गन की सेल्स है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो उससे एनर्जी को ऑब्टेन कर लेता है, उस डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी को, एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर लेता है। अब एक याद रखिए, डाइजेस्टिव फूड जो इमीडिएटली बॉडी में स्टोर नहीं, जो इमीडिएटली बॉडी में यूज़ नहीं होता, जो डाइजेस्टिव फूड इमीडिएटली बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो बॉडी में लीवर में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? एज ग्लाइकोजन। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डाइजेस्टिव फूड लीवर के अंदर इमरजेंसी के लिए स्टोर हो जाता है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एक बात और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के केस में रह गई थी कि जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो विलाई जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने का मेन कारण होता है कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, सो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेकन प्लेस। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए उसकी जो फिगर है, शक्ल है, वो इस टाइप की होती है, इस टाइप की। ओके, दीज आर projections, finger like projection. Okay, now come to the last step of the digestion is last step of nutrition is egestion. egestion की अगर हम बात करते हैं, बॉडी में जो हमारी लास्ट स्टेप है, जो खाना एब्जॉर्व हो गया और एब्जॉर्व हो गया, कुछ खाना एसिमिलेट हो गया, अब जो खाना अनडाइजेस्टेड बचा है, जो बॉडी में कहीं नहीं चाहिए, अनडाइजेस्टेड है, वो खाना सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इस वाली इंटेस्टाइन में, ये वाली इंटेस्टाइन में, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उस खाने के अंदर से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अनडाइजेस्टेड खाने के अंदर से मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्व कर लेती, नहीं तो खाने बॉडी के अंदर से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए वो वाटर को वहाँ एब्जॉर्व कर लेती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो हो जाता है वो सॉलिड हो जाता है। ओके, और ये अनडाइजेस्टेड फूड अल्टीमेटली यहाँ जा करके रेक्टम, एक देखा है, रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर हो जाता है, जा करके टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। और अल्टीमेटली जब भी उसकी कैपेसिटी रेक्टम की फुल हो जाती है वो स्टोर करने की, तो वो बॉडी से एक्सपेल आउट करके एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। डाइजेशन भी था इसमें, एब्जॉर्प्शन भी था इसमें, एसिमिलेशन भी था, अल्टीमेटली इजेशन भी था। ओके, तो इसके बाद देखिए, ये नोट्स हैं इसके, आप इसको रीड आउट करिए। जो मैंने बातें आपको बोली हैं, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस नोट्स। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द होल डाइजेशन इन ह्यूमन। ओके, थैंक यू।